हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर कोड BHIC 132 यानी भारत का इतिहास लगभग 300 CE से 1206 CE तक। स्टूडेंट्स, अगर आप इस पेपर कोड का असाइनमेंट, गेस्ट पेपर या नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अदरवाइज आप हमारी वेबसाइट को सर्च भी कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है shop.hindustanknowledge.com। यहाँ पे आके आप अपना पेपर कोड आसानी से सर्च कर सकते हैं, असाइनमेंट एंड गेस्ट पेपर को इजीली परचेज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस बार हम लेकर आए हैं गेस्ट पेपर में 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिनको आपने हमारी क्लासेस के साथ कवर कर लिया तो आप भी अपने एग्जाम में 90+ स्कोर आसानी से कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमें व्हाट्सएप पे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट नंबर आपको वेबसाइट पे दिया गया है। आप हमें डायरेक्ट व्हाट्सएप पे भी कॉन्टेक्ट करके असाइनमेंट, गेस्ट पेपर एंड नोट्स को परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर कोड BHIC 132। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो आपका पहला प्रश्न रहने वाला है, तो पहला प्रश्न आपका यहाँ पे क्या कहता है कि तीसरी से छठी शताब्दी CE के दौरान दक्षिण भारत की अर्थव्यवस्था का वर्णन कीजिए। यानी तीसरी से लेके छठी शताब्दी CE के दौरान जो दक्षिण भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो क्या थी, ये हमें बतानी है। तो देखो, तीसरी से छठी शताब्दी ईस्वी का जो काल था ना, वो दक्षिण भारत के इतिहास में आर्थिक विकास और सामाजिक परिवर्तनों का एक महत्वपूर्ण समय था। तो इस अवधि में ना आपका दक्षिण भारत में कृषि, व्यापार, उद्योग और शिल्पकाल जो था वो काफी विकसित हुआ। यहाँ पे हम कह सकते हैं उसका विकास हुआ। तो इस समय का ना प्रमुख रूप जो था वो पल्लव, चेर, चोल और पांड्य जैसे जितने भी आपके राजवंश है, इनका जो प्रभाव था वो यहाँ पे था। तो इन राज्यों ने ना आर्थिक गतिविधियों को यहाँ पे बढ़ावा दिया, जिससे दक्षिण भारत समृद्ध और विकसित क्षेत्र यहाँ पे बन गया। तो बेसिकली हमें यहाँ पे क्या बताना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो थी, ठीक है, दक्षिण भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो इस टाइम पीरियड के दौरान किस तरीके से थी। तो देखो, तीसरी से छठी शताब्दी ईसा का जो काल था ना, वो दक्षिण भारत के इतिहास में आर्थिक विकास और सामाजिक परिवर्तन दोनों में ही ये महत्वपूर्ण रहा था। क्यों रहा था? क्योंकि इस टाइम पीरियड में क्या हुआ कि आपका जो दक्षिण भारत था ना, उसमें आपका कृषि, व्यापार, उद्योग, शिल्पकला, इन सब का विकास हुआ। तो इस समय मुख्य रूप से आपका जो पल्लव है, चेर है, चोल है, पांडे है, ये सारे राजवंशों का जो प्रभाव था वो हमें देखने को मिला। तो राज्यों ने ना यहाँ पे आर्थिक गतिविधि को यहाँ पे ज्यादातर बढ़ावा दिया, जिससे जो आपका दक्षिण भारत जो था वो और भी ज्यादा समृद्ध और विकसित बन गया। वहीं अगर हम बात करें अगले पॉइंट की, तो आपका अगला पॉइंट यहाँ पे क्या कहता है कि कृषि का महत्व। कृषि के महत्व की अगर हम यहाँ पे बात करें तो देखो, दक्षिण भारत की जो अर्थव्यवस्था थी ना, इसका मुख्य आधार क्या था? बेसिकली यहाँ पे कृषि था। तो जितने भी आपके जो लोग थे, अधिकांश जो लोग थे वो यहाँ पे आपके खेती से जुड़े हुए थे। धान, ज्वार, बाजरा, गन्ना, नारियल, सुपारी, ये जितने भी आपकी विभिन्न प्रकार की जो दालें थी, उनकी यहाँ पे क्या की जाती थी? दक्षिण भारत में खेती की जाती थी। तो नदियों ने, तालाबों ने और जितने भी आपके कृत्रिम जलाशय जो थे ना, इसके माध्यम से यहाँ पे सिंचाई व्यवस्था जो थी, इसको यहाँ पे विकसित किया गया और शासकों ने यहाँ पे नए तालाब और नई नहरें बनवाकर यहाँ पे कृषि उत्पादन को और भी ज्यादा बढ़ाने का प्रयास करा। तो कृषि उत्पादन में जो वृद्धि थी ना, उस वृद्धि से जो लोगों की आय थी वो भी बढ़ी और राज्य को भी यहाँ पे क्या मिला? ज्यादा से ज्यादा राजस्व मिला। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कृषि का महत्व देखने को मिलता है। तो जितना भी आपका दक्षिण भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो बेसिकली आपका कृषि के ऊपर ही डिपेंड थी। ज्यादातर लोग जो थे यहाँ पे वो खेती ही करते थे, जिनमें आपकी अलग अलग फसलें जो थी उगाई जाती थी, जिनमें सभी प्रकार की दालें थी। ठीक है, धान था, ज्वार था, ठीक है, और बाजरा था, गन्ना था, नारियल था, सुपारी था। तो ये सारी खेती जो थी ना, सारी फसलों की यहाँ पे खेती की जाती थी। और बेसिकली यहाँ पे जो सिंचाई व्यवस्था थी, इसको विकसित करने के लिए यहाँ पे आपके अलग अलग नदी, तालाब और जितने भी आपके जलाशय थे ना, कृत्रिम जलाशय, उनको यहाँ पे बनाया गया। तो जितने भी आपके शासक आए हैं, उन शासकों ने क्या करा? नए तालाबों को बनवाया, नई नहरों को बनवाया, जिससे जो आपका कृषि का जो उत्पादन था वो धीरे धीरे यहाँ पे बढ़ने लगा। जब कृषि का उत्पादन बढ़ा तो यहाँ पे लोगों से, जितनी भी लोगों को यहाँ पे आय जो थी ना, उनकी आय के जो साधन थे वो भी यहाँ पे बढ़े और राज्य को भी यहाँ पे अधिक राजस्व यहाँ पे प्राप्त हुआ। वहीं बात करें हम यहाँ पे भूमि व्यवस्था और कर की, तो भूमि जो थी आपकी वो आर्थिक व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण साधन थी। राजा जो था ना, वो यहाँ पे भूमि का सर्वोच्च स्वामी माना जाता था। तो किसानों से यहाँ पे भूमि कर लिया जाता था, जो कि आपका राज्य की जो आय है उसका एक प्रमुख स्रोत था। तो कई बार आपके जितने भी धार्मिक संस्थान है, ब्राह्मण है, ये इन सबको क्या किया जाता था? भूमि दान में दी जाती थी। तो इन भूमियों के जो दान था ना, इन भूमियों के दानों को यहाँ पे कर से मुक्त रखा जाता था और इससे आपकी जितने भी धार्मिक केंद्र थे, इनका विकास हुआ और वे आर्थिक गतिविधियों के महत्वपूर्ण क्या बन गए? केंद्र बन गए। तो देखो, यहाँ पे महत्वपूर्ण अगर हम बात करें केंद्रों की, तो ज्यादातर आपकी जो भूमि व्यवस्था थी ना और जो कर थी, वो यहाँ पे आपके सबसे महत्वपूर्ण संसाधन माने गए। ठीक है, भूमि अर्थव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन किसको माना गया? यहाँ पे भूमि को माना गया। तो जो राजा था वो भूमि का सर्वोच्च स्वामी माना जाता था।
किसानों से यहाँ पे क्या लिया जाता था, भूमि का टैक्स लिया जाता था, कर लिया जाता था, जो आपकी राज्य की जो आय का एक प्रमुख स्रोत था। तो कई बार आपकी जितनी भी धार्मिक संस्थान है, ठीक है, जितनी भी धार्मिक संस्थाएं हैं, ब्राह्मण, इन सबको क्या दी जाती थी, भूमि दान में दी जाती थी। तो जब भूमि दान में दी जाती थी तो उनको यहाँ पे करों से मुक्त रखा जाता था। जितने भी आपके धार्मिक केंद्र थे उनका विकास हुआ और धीरे धीरे जो आपकी आर्थिक गतिविधि थी ये भी क्या होने लगे, धीरे धीरे महत्वपूर्ण यहाँ पे केंद्र बनने लगे। वहीं बात करें व्यापार और वाणिज्य की, तो इस काल में ना दक्षिण भारत का जो व्यापार था वो काफी हद तक विकसित था। आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार के यहाँ पे हमें व्यापार देखने को मिलते हैं। आंतरिक व्यापार भी देखने को मिला और बाहरी व्यापार भी देखने को मिला। वहीं बात करें आंतरिक व्यापार की, तो देखो गांव में, कस्बों में और नगरों के बीच ना जो भी वस्तुओं का आदान प्रदान होता था वो किसान क्या करते थे, किसान अनाज बेचते थे और उसके बदले में क्या करते थे, अन्य आवश्यक जो वस्तुएं होती थी उन्हें खरीदते थे। तो बाजार और व्यापारी केंद्र जो थे वो स्थानीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण यहाँ पे क्या थे, भाग थे। तो आंतरिक व्यापार कैसे हुआ कि जितने भी आपके छोटे छोटे गांव थे, कस्बे थे, नगर थे, इनके बीच में ना वस्तुओं का आदान प्रदान होता था, यानी यहाँ पे ये वस्तुओं को एक्सचेंज करते थे। जैसे अब किसान है, किसानों ने यहाँ पे क्या करा, अनाज बेच दिया और उसके बदले में जो उन्हें आवश्यक जो उनकी वस्तुएं थी ना वो उनसे खरीद लेते थे। तो अगर हम बात करें यहाँ पे बाजार और व्यापारिक केंद्र की, तो ये दोनों ही क्या थे, आपके स्थानीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भाग थे। वहीं अगर हम बात करें अगले पॉइंट की, तो विदेशी व्यापार यानी दक्षिण भारत का जो समुद्री व्यापार जो था ना विशेष रूप से यहाँ पे महत्वपूर्ण था। क्यों था, क्योंकि दक्षिण भारत में जितने भी आपके व्यापारी थे वो दक्षिण पूर्व एशिया, श्रीलंका, चीन और पश्चिमी देशों के साथ यहाँ पे क्या करते थे, व्यापार करते थे। तो जितने भी आपके समुद्री बंदरगाह जो थे वो व्यापार के यहाँ पे प्रमुख केंद्र थे और इन बंदरगाहों में आपके मसाले, मोती, हाथी दांत, कपास के वस्त्र और कीमती पत्थरों का यहाँ पे क्या किया जाता था, निर्यात किया जाता था। बदले में आपका सोना, चांदी और अन्य जितनी भी विलासिता की जो वस्तुएं होती थी उसको यहाँ पे आयात किया जाता था या आयात की जाती थी। तो विदेशी व्यापार के जो विदेशी व्यापार से जो आपका दक्षिण भारत की जो आर्थिक समृद्धि थी ना, इसमें हमें बहुत ज्यादा वृद्धि देखने को मिली। तो इस तरीके से यहाँ पे हमें विदेशी व्यापार भी देखने को मिला। वहीं बात करें उद्योग और शिल्प की, तो यहाँ पे कृषि के साथ साथ ना आपके अनेक जो आपके उद्योग जो थे और जो शिल्प जो थी, इन्होंने अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण ये अंग माने गए। अगर बात करें यहाँ पे वस्त्र उद्योग की, तो इसमें आपका सूती और रेशमी वस्त्रों का ज्यादातर उत्पादन जो था वो बड़े पैमाने पे होता रहा। दक्षिण भारत के जितने भी आपके वस्त्र थे ना वो अपनी गुणवत्ता के कारण विदेशी बाजारों में यहाँ पे बेचे जाते थे और इसीलिए वो यहाँ पे क्या थे, विदेशी बाजारों में आपके प्रसिद्ध भी थे। वही बात करें धातु उद्योगों की, तो जितने भी आपकी लोहा है, ठीक है, तांबा है, कांसे है और सोने की जितनी भी वस्तुएं बनाई जाती थी ना, इन सबसे, इन सारी धातुओं से क्या की जाती थी, अलग अलग वस्तुएं, यहाँ पे विभिन्न वस्तुएं बनाई जाती थी। हथियार, कृषि उपकरण और आभूषणों का भी यहाँ पे इससे निर्माण कराया जाता था। वहीं बात करें अन्य शिल्प की, तो देखो मिट्टी के बर्तन, लकड़ी की वस्तुएं, ठीक है, पत्थर की मूर्तियां और आभूषण बनाने का काम भी यहाँ पे क्या था, विकसित था। तो जितने भी आपके कुशल कारीगर थे ना, ये भी समाज में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पे निभा रहे थे, इनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पे थी। वही बात करें व्यापारिक संघ की यानी गिल्ड की, तो देखो व्यापारियों और शिल्पकारों का एक संगठन होता था, जिसको संगठन या हम कह सकते हैं गिल्ड या आर्थिक, ये आर्थिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता था। ठीक है, संगठन या फिर आपका जो गिल्ड जो होता था उस समय में यहाँ पे व्यापारी और शिल्पकारियों का एक जीवन का, आर्थिक जीवन का एक महत्वपूर्ण ये हिस्सा थे। और ये संगठन जो होते थे ना वो व्यापार को यहाँ पे नियंत्रित करते थे और अपने सदस्यों की यहाँ पे क्या करते थे, सदस्यों के हितों की रक्षा करते थे। गिल्ड क्या करते थे, गिल्ड वस्तुओं के उत्पादन, वितरण और व्यापार को यहाँ पे व्यवस्थित करने में सहायता करते थे। इनके कारण जो आपकी व्यापारिक गतिविधियां है ना वो स्थिरता और उनमें विकास हमें देखने को मिला। वही बात करें नगरों का विकास, तो यानी आपका जो व्यापार जो है, व्यापार और उद्योग के कारण ना कई आपके ऐसे जो नगर है वो यहाँ पे विकसित हुए और ये नगर आपके आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र भी बन गए। बाजार, बंदरगाह और धार्मिक संस्थाएं जो थी वो नगरों को समृद्ध बनाने में अपना अपना योगदान देती थी। तो नगरों में ना जो आपके व्यापारी है, कारीगर है, विभिन्न पेशे से जो जुड़े हुए लोग हैं ये रहते थे और इससे जो आपकी शहरी अर्थव्यवस्था जो है वो यहाँ पे मजबूत हुई। तो यहाँ पे इस तरीके से आपका नगरों का भी विकास हुआ। वही बात करें अगर हम धर्म और अर्थव्यवस्था के संबंध की, तो देखो मंदिर जो थे ना वो केवल आपके धार्मिक स्थल नहीं थे बल्कि आपके आर्थिक केंद्र भी थे। तो मंदिरों के पास बड़ी मात्रा में यहाँ पे आपकी भूमि संपत्ति होती थी और वे किसान और व्यापारियों और आपके जितने भी शिल्पकार हैं इनसे जुड़े हुए होते थे। तो मंदिरों में होने वाले जितने भी आपके धार्मिक उत्सव है इससे आपके व्यापार को बढ़ावा मिलता था और स्थानीय अर्थव्यवस्था भी आपकी सक्रिय रहती थी। वही बात करें निष्कर्ष की, तो 3री से 6ठी शताब्दी ईस्वी के दौरान आपके जो दक्षिण भारत जो था ना इसकी अर्थव्यवस्था में मुख्य रूप से आपकी जो कृषि जो थी, खेती जो थी वो इसकी
ऊपर ही आधारित थी। ठीक है, अर्थव्यवस्था जो थी आपकी कृषि पर ही आधारित थी। लेकिन जो आपके व्यापार है, उद्योग है, शिल्प के जो विकास है, इन्हें विकास ने भी इसे अत्यंत समृद्ध बनाया। लेकिन जो आपके समुद्री व्यापार जो थे ना, इसने दक्षिण भारत को अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक नेटवर्क से भी जोड़ा। तो भूमि व्यवस्था, व्यापारिक संघों, मंदिरों और विकसित नगरों ने यहाँ पे आर्थिक विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। और इस प्रकार ये जो काल था वो दक्षिण भारत की आर्थिक उन्नति और समृद्धि में भी अपना महत्वपूर्ण युग रहा था। तो ये था आपका इस प्रश्न का निष्कर्ष। वही बात करते हैं अगर हम अगले प्रश्न की, तो यहाँ पे आपका अगला प्रश्न क्या कहता है कि गुप्त उत्तर काल में आर्थिक संरचना पर चर्चा कीजिए। यानी गुप्त काल में आपकी आर्थिक संरचना जो थी वो कैसी थी। तो देखो, गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद का जो समय था वो कम से कम आपका लगभग 6वीं से लेकर 12वीं शताब्दी ईस्वी तक का माना जाता है। और भारतीय इतिहास में ना इसको गुप्त उत्तर काल यहाँ पे कहा जाता है। तो इस काल में ना भारत में आपके अनेक क्षेत्रीय राज्यों का यहाँ पे उदय हुआ। राजनीतिक एकता कमजोर होने के बावजूद जो आपकी आर्थिक गतिविधियां थी वो यहाँ पे पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुई। कृषि, व्यापार, उद्योग और अन्य भूमि व्यवस्था में कई महत्वपूर्ण यहाँ पे परिवर्तन हुए। इस काल की जो आर्थिक संरचना थी वो मुख्य रूप से आपकी कृषि पे ही आधारित थी। लेकिन जो व्यापार जो था और जो शिल्प था, इसका भी यहाँ पे हमें महत्वपूर्ण स्थान देखने को मिला। तो चलिए इसको समझते हैं धीरे धीरे। तो कृषि आधारित जो अर्थव्यवस्था थी वो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिली, गुप्त उत्तर काल में हमें देखने को मिली। तो देखो, गुप्त उत्तर काल में जो आपकी अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार था वो क्या था, कृषि थी। तो अधिकांश लोग यहाँ पे खेती करके अपना जीवन यापन करते थे। किसानों के द्वारा गेहूं, चावल, जौ, बाजरा, दालें, तिलहन जैसी फसलें यहाँ पे उगाई जाती थी। राजाओं ने यहाँ पे कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सिंचाई की जो व्यवस्था है उस पर भी ध्यान दिया। ठीक है, कुएं, तालाब, नहरें और जलाशय यहाँ पे बनवाए। कृषि भूमि का जो विस्तार था वो भी हुआ और नई भूमि को यहाँ पे खेती योग्य भी बनाया गया। तो कृषि उत्पादन बढ़ने से जो आपका राज्य जो था ना, राज्य को यहाँ पे क्या मिलता था, अत्यधिक यहाँ पे राजस्व भी प्राप्त होता था। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका जो कृषि जो थी वो यहाँ पे महत्वपूर्ण देखने को मिली। वही बात करें अगली पॉइंट की, तो आपका अगला पॉइंट क्या है कि भूमि अनुदान व्यवस्था। यानी गुप्त उत्तर काल की जो सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक विशेषता जो थी वो क्या थी, आपकी भूमि अनुदान। ठीक है, भूमि अनुदान व्यवस्था थी। तो राजा ब्राह्मणों, मंदिरों, धार्मिक संस्थानों तथा अधिकारियों को यहाँ पे क्या कहते थे, भूमि दान में देते थे। तो इन भूमि अनुदानों के कारण क्या हो सकते थे, तो देखो, भूमि पर ज्यादातर निजी अधिकार बढ़ गए थे। इस वजह से हो सकता है उन्होंने भूमि को अनुदान में दे दिया। ठीक है, स्थानीय सामंतों और आपका जो जमींदार है इनका प्रभाव बढ़ गया था। किसानों को कई बार सामंतों के अधीन जो कार्य था वो करना पड़ता था। राज्य की जो प्रत्यक्ष आय थी वो भी कमी थी। तो इस व्यवस्था ने ना ज्यादातर आपका सामंतवादी जो आर्थिक जो ढांचा है ना इसको यहाँ पे मजबूत करा। तो ये थे आपके भूमि अनुदान के कारण। वही बात करें अगर आप सामंतवाद का विकास की, तो देखो, सामंतवाद के विकास की बात करें तो गुप्त उत्तर जो काल था ना, गुप्त उत्तर काल में आपका सामंतवाद का जो विकास जो था वो आर्थिक संरचना में महत्वपूर्ण हिस्सा था। राजा अपने अधीन स्थित अधिकारियों और सैन्य प्रमुखों को यहाँ पे क्या देते थे, भूमि प्रदान करते थे। बदले में वो राजा को क्या करते थे, सैन्य और प्रशासनिक सहायता भी यहाँ पे देते थे। तो सामंत भूमि क्या करते थे, सामान भूमि से आपका कर वसूलते थे और स्थानीय प्रशासन भी ये संभालते थे। तो धीरे धीरे जो इनकी शक्ति थी ना वो बढ़ती गई और किसान सामंतों के अधीन होते गए और उन्हें यहाँ पे कर और श्रम सेवाएं देने पड़ी। इससे आपका जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है ना वो सामंतों के नियंत्रण में यानी उनके कंट्रोल में आने लगी। वही बात करें व्यापार और वाणिज्य की, तो देखो, गुप्त काल में ना, गुप्त काल की तुलना में जो आपका गुप्त उत्तर काल जो है इसमें विदेशी व्यापार में हमें कुछ गिरावटें देखने को मिली। लेकिन जो व्यापार था ना वो पूरी तरीके से यहाँ पे समाप्त नहीं हुआ। भारत का जो व्यापार है वो दक्षिण पूर्व एशिया, चीन तथा आपका अरब देशों के साथ यहाँ पे जारी रहा। मुख्य जो आपकी व्यापारिक वस्तुएं थी कौन कौन सी थी, पहले नंबर पे आती है आपकी मसाले। ठीक है, पहले नंबर पे क्या आता है आपका, मसाले है, फिर कपास है और रेशमी वस्त्र है, फिर आपका हाथी दांत है। ठीक है, हाथी दांत, कीमती पत्थर और धातु उत्पाद। तो व्यापारिक मार्गों के माध्यम से यहाँ पे जो वस्तुओं का जो आदान प्रदान था ना वो होता था। बंदरगाह, नगरों और बाजारों का यहाँ पे क्या बन गया, महत्व यहाँ पे बना रहा। तो इस तरीके से वाणिज्य और व्यापार में भी हमें यहाँ पे देखने को मिला। वही बात करें शिल्प और उद्योग की, तो देखो, गुप्त उत्तर काल में ना विभिन्न प्रकार के आपके शिल्प और उद्योग यहाँ पे विकसित हुए। जैसे आपका वस्त्र निर्माण उद्योग, धातु उद्योग, मिट्टी के बर्तन, आभूषण निर्माण और लकड़ी का काम जो था ना वो यहाँ पे प्रमुख उद्योग थे। ठीक है, कारीगर और शिल्पकार जो थे वो समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा थे। वे स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे और कई नगर जो थे ना वो शिल्प उत्पादन के भी प्रमुख यहाँ पे केंद्र बन गए थे। तो व्यापार में कमी के कारण ना कुछ उद्योगों की जो गति थी वो यहाँ पे धीमी पड़ गई थी। तो इस तरीके से आपका जो गुप्त काल में जो आपका शिल्प और जो उद्योग है इसका भी हमें जो गति जो है वो हमें देखने को मिली। वही बात करें अगर हम श्रेणी और व्यापारिक संगठनों की, तो देखो, इस काल में जितने भी आपके व्यापारी थे ना, व्यापारी और शिल्पकारों के संगठन हमें देखने को मिले जिन्हें हम श्रेणी यहाँ पे कहा जाता था। तो अभी भी ये मौजूद है।
ये संगठन जो है आपका उत्पादन, व्यापार और श्रमिकों के हितों की यहाँ पे क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। वहीं अगर इन श्रेणियों की बात करें तो ये ज्यादातर आपकी व्यापारिक गतिविधियों पे क्या करती थी, नियंत्रित करती थी। ठीक है, वस्तुओं की गुणवत्ता बनाए रखती थी और आपके सदस्यों को आर्थिक सहायता भी ये प्रदान करती थी। हालांकि गुप्त काल की जो अपेक्षा है ना, वो इन शक्तियों को कुछ कम यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। तो इस तरीके से आपकी जो श्रेणियां थी और व्यापारिक संगठन थे वो भी आपके यहाँ पे क्या थे, विभाजित थे। वही बात करें यहाँ पे मुद्रा व्यवस्था की, तो गुप्त उत्तर काल में जो आपका मुद्रा का जो प्रयोग था वो जारी था, लेकिन सोने के सिक्कों का यहाँ पे प्रचलन पहले की तुलना में क्या हो गया था, कम हो गया था। तो कई क्षेत्रों में आपका वस्तु विनिमय का उपयोग जो था यहाँ पे बढ़ गया था और राज्य जो स्थानीय राज्य थे ना, उनमें अपने अपने सिक्के इन्होंने जारी कर दिए थे स्थानीय राज्यों ने। तो मुद्रा की कमी के कारण क्या हुआ कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो थी ना आपकी, वो अधिक आत्मनिर्भर बन गई और लोगों की जो अधिकांश जो आवश्यकता है ना, इनकी पूर्ति स्थायी स्तर पर ही करने लगे। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे मुद्रा की जो व्यवस्था है वो देखने को मिली। वही बात करें यहाँ पे नगरों की स्थिति की, तो स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे बात करें नगरों की स्थिति की, तो देखो गुप्त उत्तर काल में ना कुछ आपके पुराने नगरों को यहाँ पे कम महत्व दिया गया, जबकि कुछ अगर आपके जो नए नगर जो थे वो यहाँ पे देखने को आपको मिले विकसित होते हुए। तो राजनीतिक अस्थिरता और विदेशी व्यापार में ना आपकी कमी के कारण कई नगरों की जो आर्थिक गतिविधि थी वो भी प्रभावित हुई। फिर भी धार्मिक और व्यापारिक केंद्रों के रूप में अनेक नगरों का यहाँ पे विकास जारी रहा। मंदिरों के पास आपके बाजार और आर्थिक गतिविधियां यहाँ पे बढ़ने लगी। वही स्टूडेंट्स बात करें इस प्रश्न के निष्कर्ष की, तो निष्कर्ष क्या कहता है कि गुप्त उत्तर काल की जो आर्थिक संरचना थी ना, ये मुख्य रूप से आपकी कृषि और भूमि अनुदान व्यवस्था पर ही आधारित थी। तो इस समय जो आपका समांतवाद जो था इसका विकास हुआ, जिससे आपकी ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं पर समानतों का प्रभाव बढ़ा और व्यापार, उद्योग और श्रेणियां जो थी वो भी मौजूद थी, लेकिन इनकी जो शक्ति थी ना वो पहले से अपेक्षा कम हो गई। कुल मिलाकर गुप्त उत्तर काल की जो अर्थव्यवस्था थी वो कृषि प्रधान, सामंतवादी, क्षेत्रीय विशेषताओं वाली आर्थिक व्यवस्था थी, जिसने मध्यकालीन भारतीय अर्थव्यवस्था की जो पूरी नींव थी इसे तैयार यहाँ पे करा। तो इस तरीके से आपका गुप्त उत्तर काल में हमें ये सारी आर्थिक संरचना देखने को मिली। तो वही स्टूडेंट्स अगर हम बात करें अगले प्रश्न की, तो आपका अगला प्रश्न क्या कहता है कि गजनवी व गोरी के आक्रमणों का क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, गजनवी व गोरी के आक्रमणों का क्या प्रभाव पड़ा। तो देखो मध्यकालीन भारत के इतिहास में ना मोहम्मद गजनवी या हम कह सकते हैं मोहम्मद गजनी और आपके मोहम्मद गौरी के आक्रमणों का यहाँ पे विशेष महत्व देखने को मिलता है। मोहम्मद गजनी ने आपके 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी के बीच का जो भारत है इस पे कई बार आक्रमण किए, जबकि आपके जो मोहम्मद गौरी जो थे इन्होंने 12वीं शताब्दी के अंत में भारत पर अपना आक्रमण जो था वो स्थायी शासन की नींव यहाँ पे इन्होंने रखी आक्रमण करके। ठीक है, तो इन आक्रमणों का जो भारत की जो राजनीति थी, जो उसकी अर्थव्यवस्था थी, समाज था और संस्कृति जो थी, इन सब पे हमें गहरा प्रभाव देखने को मिला। तो चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे आपका राजनीतिक प्रभाव की। तो यानी गजनी और गौरी के जो आक्रमण है इसने भारत की जो राजनीतिक स्थिति है इसमें बड़ा परिवर्तन लेकर आया। यानी मोहम्मद गजनवी के आक्रमणों ने ना उत्तर भारत के अनेक राज्यों की जो कमजोरी है इसको उजागर करा। राजपूत शासक आपसी संघर्ष में यहाँ पे उलझे हुए थे, जिससे जो आपकी विदेशी आक्रमणों को यहाँ पे सफलता मिली। वहीं मोहम्मद गौरी ने यहाँ पे 1192 में तराइन के युद्ध में, ठीक है, तराइन के द्वितीय युद्ध में अपना पृथ्वीराज चौहान को यहाँ पे क्या करा, हराया। ठीक है, वही इस विजय के बाद जो आपका उत्तरी भारत था उसमें आपकी मुस्लिम सत्ता की जो स्थापना है ये भी उसके अंदर हमें मार्ग जो था उसका प्रशस्त होता हुआ दिखा। गौरी के जो सेनापति जो थे ना कुतुबुद्दीन ऐबक, इन्होंने आगे चलकर दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना है वो करी। तो इस प्रकार जो भारत में आपके एक नए राजनीतिक युग का जो आरंभ जो है, जो शुरुआत जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिली। वहीं अगर स्टूडेंट्स बात करें यहाँ पे आर्थिक प्रभावों की, तो देखो इन आक्रमणों का जो भारतीय अर्थव्यवस्था पर जो प्रभाव था ना वो बहुत ज्यादा व्यापक था। यानी मोहम्मद गजनी का मुख्य उद्देश्य यहाँ पे क्या था कि धन संपत्ति को यहाँ पे प्राप्त करना था। वहीं उसने अपने कई ऐसे ना अनेक समृद्ध नगरों और मंदिरों को यहाँ पे क्या करा, लूटा। ठीक है, ज्यादातर इन्होंने यहाँ पे समृद्ध नगरों और मंदिरों को यहाँ पे लूटा। प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर जो था ना, इसके सहित कई ऐसे आपके जो मंदिर है, मंदिरों की संपत्ति को यहाँ पे लूट कर गजनी यहाँ पे ले जाई गई। तो इससे आपके जितने भी कई जो क्षेत्र है ना उनकी आर्थिक स्मृति को यहाँ पे नुकसान पहुंचा। व्यापारिक केंद्रों और नगरों को भी यहाँ पे क्षति हुई। और दूसरी ओर जो आपके मुस्लिम शासन की जो स्थापना थी ना, इसके बाद भारत का मध्य एशियाई और पश्चिम एशियाई इन सबके साथ देशों में क्या होने लगा, इन देशों से व्यापार भारत का बढ़ने लगा। तो इस प्रकार जो आपकी आर्थिक क्षेत्र में जो हानि थी और जो लाभ थे, दोनों के ही प्रभाव हमें यहाँ पे देखने को मिले। वही स्टूडेंट्स अगर हम बात करें यहाँ पे सामाजिक प्रभाव की, तो सामाजिक प्रभाव क्या देखने को मिला
गजनी और गौरी के आक्रमणों का जो समाज पर जो प्रभाव था वो भी हमें देखने को यहाँ पे मिला। यानी हिंदू और मुस्लिम समुदायों को यहाँ पे संपर्क बढ़ गया। भारत में मुस्लिम जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी। नए समाज जो थे, नए सामाजिक समूह जो थे और जो समुदाय थे, इनका विकास हुआ। कुछ लोगों ने विभिन्न कारणों से इस्लाम जो धर्म जो था इसको स्वीकार करा और समाज में जो आपकी सांस्कृतिक आदान प्रदान की जो प्रक्रिया थी ये भी शुरू हुई। हालांकि प्रारंभिक समय में ना दोनों समुदायों के बीच हमें यहाँ पे संघर्ष और तनाव देखने को भी मिले। तो इस तरीके से आपके जो सामाजिक प्रभाव थे वो देखने को मिले। यानी ज्यादातर आपका हिंदू मुस्लिम का जो समुदाय था इनके बीच में संपर्क बढ़ा। भारत में आपके मुस्लिमों की जो जनसंख्या है वो धीरे धीरे बढ़ने लगी। नए सामाजिक समूह आपके इनका विकास होने लगा। कुछ लोगों ने विभिन्न कारणों से अपना इस्लामिक धर्म जो है वो अपना लिया। वहीं बात करें हम धार्मिक प्रभाव की, तो देखो धार्मिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन हमें देखने को मिले। यानी आपके कई मंदिरों को यहाँ पे नष्ट किया गया, उनकी संपत्ति को लूटा गया। इससे लोगों की जो धार्मिक भावना है ना इसको ठेस पहुंची और मुस्लिम शासकों के साथ इस्लाम जो धर्म है इसका प्रभाव भी यहाँ पे बढ़ा। मस्जिदों और मदरसाओं का निर्माण होने लगा। हिंदू धर्म के भीतर भी आपको सुधार और भक्ति आंदोलन जैसी जितनी भी प्रवृत्तियां है ना वो आगे चलकर क्या होने लगी, विकसित होने लगी। तो धार्मिक संपर्क ने ना भारतीय समाज में नई धार्मिक धारणाओं को यहाँ पे क्या करा, जन्म दिया। तो इस तरीके से आपके धार्मिक प्रभाव भी हमें देखने को मिले। वही बात करें हम सांस्कृतिक प्रभावों की, तो देखो इन आक्रमणों के कारण क्या हुआ कि भारतीय संस्कृति में ना हमें नए तत्व जुड़े हुए मिले। यानी आपका जो फारसी भाषा है और साहित्य का जो प्रभाव जो है ये भी बढ़ता हुआ नजर आया। नई स्थापत्य कला का भी यहाँ पे विकास हुआ। जितनी भी आपकी जो मस्जिद है, ठीक है, मकबरे हैं और अन्य इमारतें जो हैं इनका भी निर्माण हुआ और भारतीय इस्लामी जो शैलियां हैं इनका भी मिश्रण हमें देखने को यहाँ पे मिला। तो संगीत, कला, साहित्य, इन सारे क्षेत्रों में ना आपकी संस्कृति क्या होने लगा, आदान प्रदान होने लगा और आगे चलकर ही आपको एक मिश्रित भारतीय इस्लामिक संस्कृति यहाँ पे विकसित हुई। तो इस सांस्कृतिक समन्वय ने ना भारत की जो सांस्कृतिक विविधता है इसको और भी ज्यादा क्या कर दिया, समृद्ध बना दिया। वहीं सैन्य प्रभाव की बात करें तो देखो आक्रमणों ने यहाँ पे क्या करा कि भारतीय सैन्य व्यवस्था की जो कमजोरियां है ना उनको यहाँ पे उजागर करा। यानी भारतीय शासकों को यहाँ पे नई युद्धों की तकनीकें और घुड़सवार सेना को यहाँ पे महत्व जो था वो यहाँ पे पता चला। यानी तुर्कों की जो संगठित सेना जो थी, बेहतर रणनीतियां थी, उन्होंने उन्हें वहां पे क्या दिलाई, सफलता दिलाई। तो इसके बाद भारतीय राज्यों ने ना अपनी सैन्य व्यवस्था को मजबूत करने का यहाँ पे प्रयास करा। वही बात करें स्टूडेंट्स अगर इस प्रश्न के निष्कर्ष की, तो निष्कर्ष यहाँ पे क्या कहता है कि आपका जो गजनवी जो थे, ठीक है, गजनी और गौरी, गजनी के जो आक्रमण जो था ना वो भारतीय इतिहास की जो महत्वपूर्ण घटनाएं थी वो महत्वपूर्ण थी। मोहम्मद गजनी के आक्रमण मुख्यतः क्या थे, उसको आक्रमण करने का जो पीछे का मुख्यतः क्या था कि उद्देश्य इसका क्या था, लूट के उद्देश्य से इसने आक्रमण करे। और मोहम्मद गौरी ने भारत में स्थायी मुस्लिम शासन की यहाँ पे नींव रखी। तो इन आक्रमणों से ना आपका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में हमें व्यापक परिवर्तन देखने को मिले। यद्यपि प्रारंभ में इससे काफी आपकी हानि भी हुई, फिर भी इसके परिणाम स्वरूप भारत में ना नई राजनीतिक व्यवस्था और सांस्कृतिक समन्वय का जो विकास है वो हमें यहाँ पे देखने को मिला। वही स्टूडेंट्स अगर हम बात करें अगले प्रश्न की, तो आपका अगला प्रश्न यहाँ पे क्या कहता है कि गुप्त काल के दौरान जो आपकी वस्तु कला जो है, मूर्ति कला जो है, चित्रकला जो है, इसकी वृद्धि और विकास का यहाँ पे वर्णन कीजिए। तो देखो गुप्त काल लगभग आपका 4वीं से 6वीं शताब्दी ईसवी तक माना जाता है, ठीक है, 4वीं से 6वीं शताब्दी ईसवी। इसको भारत का इतिहास का क्या कहा जाता है, स्वर्ण युग कहा जाता है। और इस काल में ना ज्यादातर आपका साहित्य, विज्ञान, धर्म, कला और संस्कृति का ज्यादातर यहाँ पे विकास हुआ। विशेष रूप से इसमें वस्तुकला, मूर्ति कला, चित्रकला, ये सारे क्षेत्रों में ना आपकी गुप्त काल में नई ऊंचाइयों को यहाँ पे प्राप्त किया गया। और इस समय की जो कला जो है ना, कला में सौंदर्य, संतुलन, सरलता और आध्यात्मिकता का जो अद्भुत समन्वय है वो भी हमें देखने को मिला। तो गुप्तकालीन काल में ना आगे चलकर आने वाली जितनी भी आपकी भारतीय कला जो थी इनका उस पर गहरा प्रभाव पड़ा। तो किस तरीके से पड़ा, चलिए इसको समझते हैं। ये तो एक छोटा सा इंट्रो था। वहीं अगर हम बात करें गुप्तकालीन वस्तुकला के विकास की, तो देखो गुप्त काल में आपके मंदिर निर्माण की जो कला थी ना इसका सबसे ज्यादा विकास हुआ। इससे पहले जो आपके अधिकांश जो धार्मिक भवन थे वो लकड़ी के बने होते थे, लेकिन गुप्त काल में क्या करा गया, यहाँ पे पत्थरों और ईंटों का यहाँ पे उपयोग करा गया, ठीक है, धार्मिक भवनों को बनाने के लिए। वहीं बात करें मंदिर निर्माण की, तो यहाँ पे मंदिर निर्माण की जो पूरी प्रक्रिया थी या जो मंदिरों का निर्माण कराया जाता था, किस प्रकार कराया जाता था, तो देखो गुप्त काल में ना पहली बार स्वतंत्र रूप से जो आपके स्वतंत्र रूप से खड़े मंदिरों का यहाँ पे क्या करा गया, निर्माण करा गया। यानी आपका इन मंदिरों में ना जो आपके गर्भगृह जो थे उसमें देवता की मूर्ति रखने का स्थान था और ये भाग आपका मंदिरों में प्रमुख होता था। तो प्रमुख मंदिर कौन कौन से थे आपके, दशावतार मंदिर, यानी आपके भगवान विष्णु को समर्पित प्रसिद्ध मंदिर थे। वहीं बात करें भीतर गांव मंदिर की, तो
ये जो काम थे ये ये जो मंदिर थे आपके, ये ईंटों से निर्मित प्राचीन मंदिरों में से एक थे। वही बात करें दिगवा मंदिर की, तो यहाँ पे गुप्तकालीन स्थापत्य कला का ये क्या थी, एक उत्कृष्ट उदाहरण थी। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पे आपके स्तूप और विहारों की, यानी यहाँ पे स्तूप और विहारों का भी क्या हुआ, निर्माण हमें देखने को मिला। यानी बौद्ध धर्म के प्रभाव के कारण आपके जितने भी स्तूप है, जितने भी विहार हैं, इन सबका निर्माण हुआ। और इन भवनों में ना धार्मिक शिक्षा और ध्यान का कार्य ज्यादातर किया जाता था। जितने भी आपके स्तूप या आपके विहार जो बनाए जाते थे, उसमें ज्यादातर आपकी धार्मिक शिक्षा देने के लिए बनाए जाते थे और आपका ध्यान करने के लिए बनाए जाते थे। गुफा वास्तुकला, यानी गुप्त काल में ना चट्टानों को काटकर यहाँ पे सुंदर गुफाओं, ठीक है, चट्टानों को काटकर सुंदर गुफाओं का यहाँ पे निर्माण कराया गया। और इन गुफाओं में आपकी धार्मिक मूर्तियां और चित्र बनाए गए, जिसमें से आपका उदाहरण है आपका उदयगिरी गुफाएं और अजंता की गुफाएं। ठीक है, तो इन गुफाओं में ना ज्यादातर आपकी उत्कृष्ट शिल्पकला और धार्मिक विषयों का हमें क्या देखने को मिलता है, चित्रण देखने को मिलता है। वही बात करें गुप्तकालीन मूर्ति काल का विकास किस तरीके से हुआ, गुप्त काल में आपका मूर्तियों का विकास। तो देखो गुप्त काल में ना भारतीय मूर्तियों को यहाँ पे क्या कहा जाता है, भारतीय मूर्ति कला को यहाँ पे आपका स्वर्ण काल कहा जाता है। इस काल में आपकी मूर्तियां सुंदर और संतुलित और आध्यात्मिक भावनाओं से क्या थी, परिपूर्ण थी। धार्मिक मूर्तियां किस तरीके से होती थी, इस समय आपके जो हिंदू है, बौद्ध है, जैन धर्म है, इन सबसे संबंधित जो मूर्तियां थी ना, उसका निर्माण होना शुरू हो गया। यानी विष्णु, शिव, दुर्गा आदि देवी देवताओं की यहाँ पे मूर्तियां बनाई गई। भगवान बुद्ध की मूर्तियां भी जो थी विशेष रूप से यहाँ पे प्रसिद्ध थी। और जैन के जितने भी आपके तीर्थकर जो थे ना, इनकी भी प्रतिमाएं भी यहाँ पे निर्मित की गई, बनाई गई। तो इस तरीके से आपकी धार्मिक मूर्तियां जो थी वो बनाई गई। वही बात करें मूर्ति काल की विशेषताओं की, तो आपका जो गुप्त काल में जो आपका मूर्ति काल जो था, इसकी क्या विशेषताएं थी, इसको भी समझते हैं। तो देखो चेहरे पे ना यहाँ पे चेहरे पर शांति और गंभीरता का यहाँ पे हमें इन मूर्तियों में भाव देखने को मिलता था। ठीक है, शरीर संतुलित और प्राकृतिक गठन था। वस्त्रों को यहाँ पे सूक्ष्म और सुंदर आंकन होता था। ठीक है, अंकन होता था। और आध्यात्मिक और आदर्श सौंदर्य का भी प्रदर्शन हमें देखने को मिलता था। वही बात करें प्रमुख मूर्ति कला के जो केंद्र थे आपके कौन से थे, पहला है आपका मथुरा, दूसरा है आपका सारनाथ। तो सारनाथ में आपकी ज्यादातर बुद्ध की प्रतिमाएं यहाँ पे विशेष रूप से पूरे विश्व में यहाँ पे आपकी क्या थी, प्रसिद्ध थी। इसमें आपके बुद्ध के चेहरे पर क्या देखने को मिलती थी, हमें शांति और करुणा यहाँ पे देखने को मिलती थी। तो इस तरीके से आपकी जो प्रमुख मूर्ति कला जो है वो केंद्र बनते गए। वही बात करें अगर आपके गुप्तकालीन चित्रकला का विकास, तो गुप्त काल में आपका चित्रकला का विकास कैसे हुआ कि गुप्त काल में जो चित्रकला है ना, इसका उल्लेखनीय जो है वो प्रगति हमें देखने को मिलती है। तो इस काल में जो आपकी चित्रकला जो है ना, वो धार्मिक विषयों और मानव जीवन और प्रकृति के सुंदर चित्रण के लिए क्या थी, यहाँ पे प्रसिद्ध थी, फेमस थी। जिनमें से आपकी एक क्या थी, अजंता की चित्रकला। यानी गुप्तकालीन चित्रकला का सर्वोत्तम उदाहरण यहाँ पे क्या है, अजंता गुफाएं हैं। ठीक है, इसकी जो दीवारें है ना, दीवार जो है और जो छत है, इस पे आपकी सुंदर भित्ति के चित्र यहाँ पे बनाए गए। यानी सुंदरता से यहाँ पे आपके चित्रों को यहाँ पे उकेरा गया, बनाया गया। तो इन चित्रों में आपको ज्यादातर बुद्ध के जीवन की घटनाएं देखने को मिलेंगी, जातक कथाएं देखने को मिलेंगी जो आपकी धर्म से संबंधित थी। ठीक है, राज्य दरबार और सामाजिक जीवन, पशु पक्षियों को यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, प्राकृतिक चित्रण देखने को मिलेगा। वही चित्रकला की विशेषता क्या है कि रंगों का सुंदर और संतुलित उपयोग, मानव की जो भावना है उसका जीवंत चित्रण यहाँ पे देखने को मिलता है। चेहरे की अभिव्यक्तियों में स्वाभाविकता देखने को मिलती है। धार्मिक और नैतिक जो आपके संदेश है उसका भी हमें यहाँ पे समावेशन देखने को मिलता है। तो इस तरीके से यहाँ पे चित्रकला की भी विशेषताएं हमने जानी। वही बात करें चित्र निर्माण की तकनीक की, तो देखो चित्रों को ना यहाँ पे दीवारों पर प्लास्टर लगाकर बनाया जाता था और प्राकृतिक रंगों का यहाँ पे उपयोग किया जाता था, जिससे जो चित्र है ना वो आज भी क्या है आपके सुरक्षित दिखाई देते हैं। वही गुप्तकालीन कला का क्या महत्व है, तो देखो गुप्त काल की जो कला है ना, इसने पूरी भारतीय संस्कृति को एक नई पहचान दी है। इस काल की जो वस्तु कला है, मूर्ति कला है, चित्रकला है, चित्रकला ने बाद के जितने भी आपके राजवंश है ना, जैसे आपका चालुक्य राजवंश है, पल्लव है, चोल कला है, इन सबको भी क्या करा, यहाँ पे प्रभावित करा। और गुप्तकालीन काल में भारतीय परंपरा, धर्म और आपका जो सौंदर्य जो है, इसका हमें एक अद्भुत संगम यहाँ पे दिखाई देने को मिला। वही बात करें निष्कर्ष की, तो गुप्त काल में आपकी भारतीय कला के जितने भी इतिहास है ना, इसको ज्यादातर महत्वपूर्ण काल माना गया। इस समय आपकी वस्तुकला में भव्य मंदिर, गुफाओं का निर्माण हुआ। मूर्ति काल में आपकी सुंदर और आध्यात्मिक प्रतिमाएं बनाई गई और चित्रकला में आपकी अजंता जैसी जितनी भी उत्कृष्ट भित्तियां थी, इनका चित्र का सृजन हुआ। इसलिए आपका जो गुप्त काल है इसको भारतीय कला और संस्कृति का स्वर्णिम युग भी कहा जाता है। तो इसकी जो कलात्मक उपलब्धियां है ना, वो आज भी भारतीय सांस्कृतिक विरासत के लिए क्या है, अमूल्य धरोहर यहाँ पे मानी जाती है, या फिर आपकी अमूल्य धरोहर है।